हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी मज़े में ही होंगे। आपके समक्ष एक कहानी पेश है। अगर ये आपको पसंद आ जाए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, साथ में बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ताकि मेरी कोई भी पोस्ट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अथर्व अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। मध्यम वर्गीय परिवार का होने के बावजूद उसके पिता रतनलाल शिक्षा का महत्व आज के ज़माने में क्या है समझते हुए अथर्व को अच्छी तालीम शहर के महंगे स्कूल से दिलवाई। अच्छे नंबर से 12वीं करने के बाद अच्छी शिक्षा के लिए बड़े शहर में जाने की आवश्यकता हुई। पढ़ाकू होने से अथर्व स्कॉलरशिप होल्डर भी था। निकट में ऐसा कोई महाविद्यालय नहीं था, अतः अथर्व ने पिता से कहा, मैं कोई नौकरी ढूंढ लेता हूँ। पिता ने कहा, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ, अभी नौकरी की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। किसी तरह से पैसे का जुगाड़ हुआ और अथर्व गांव छोड़कर बड़े शहर में आ गया। उसका एडमिशन एक नामचीन संस्थान में हो गया। सिविल इंजीनियरिंग के पहले साल में अथर्व बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ। इधर उसका पिता रतनलाल अब बूढ़ा हो गया था, ढंग से खेती नहीं कर पाता था। ऊपर से अथर्व की इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्च, अब आमदनी का जरिया उनकी ज़मीन थी। उसका कुछ हिस्सा उन्होंने बेच दिया, जिससे अथर्व की पढ़ाई में कोई बाधा न आए। 5 साल रतन लगातार ज़मीन बेचकर अथर्व को पैसा भेजते रहे, तब जाकर उसकी पढ़ाई पूरी हुई। वह अब अथर्वलाल एम.टेक सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर चुका था। वह गांव आया, सबसे मिला। उसे कोई गर्व नहीं था कि वह अब इंजीनियर बन चुका है। वही साधारण चाल ढाल और मिलनसार। कुछ दिनों बाद वह पीडब्ल्यूडी में चीफ इंजीनियर द्वितीय रैंक पर उसका चयन हो गया। वह बहुत मिलनसार था, काम के प्रति लगन थी, कुछ कर गुजरने की चाहत थी, सो उसका नाम प्रथम श्रेणी के अधिकारियों में होने लगा। जो गुण उसमें थे वह गुण सरकारी अधिकारी के लिए अवगुण माने जाते हैं। उसके मातहत कर्मचारी जो चोर उचक्के थे, घूसखोर थे, उससे जलने लगे, पर कोई कुछ नहीं कर पाता था। उसी विभाग में विशाखा नाम की कनिष्ठ इंजीनियर थी, अथर्व की सहयोगी। घमंडी, नक्चड़ी, बिगड़ैल, ठेकेदार बाप की बेटी। शनै शनै उसने अपने बाप का काम निकलवाने के लिए अथर्व पर अपने रूप जाल का अस्त्र चलाना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो कुछ नहीं हुआ, पर धीरे धीरे अथर्व उसके तरफ खिंचता चला गया। अब दोनों का एक दूसरे के बगैर रहना मुश्किल हो गया। फलतः कुछ समय बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। विशाखा के ठेकेदार बाप ने दोनों को एक बंगला भी रहने के लिए दे दिया। इधर रतनलाल बार बार अथर्व से कहता, बेटा गांव में आकर अब शादी कर ले, मेरा अब कोई ठिकाना नहीं है। अथर्व झूठ का सहारा लेता, पिताजी अभी शादी का इरादा नहीं है, पहले हमें कुछ और बन जाने दीजिए। रतनलाल बीमार तो थे ही। एक दिन जोरों की खांसी आई और वे संभल नहीं सके और इस दुनिया से विदा हो गए। अथर्व गांव आया, पर विशाखा नहीं आई। क्रियाकर्म के कुछ दिन बाद अथर्व ये कहकर चला गया कि माँ, अगली बार तुम भी मेरे साथ चलोगी, क्योंकि बूढ़ी माँ की देखभाल करने वाला गांव में कोई न था। अगली बार अथर्व माँ को शहर अपने पास लिवा आया।
कुछ समय बाद विशाखा के तेवर बदलने लगे। माँ के प्रति उसका व्यवहार सही नहीं था। एक दिन माँ, वहाँ क्यों बैठी हो, चलो खाने के टेबल पर मेरे साथ खाना खा लो, फिर आराम करना, अथर्व ने कहा। बेटा, मैं वंश को सुला रही हूँ, तुम लोग खा लो, मैं बाद में खा लूँगी, माँ ने कहा। 5 साल का वंश अथर्व और विशाखा का बेटा था। माँ के पास ही ज़्यादा रहता था क्योंकि दोनों दिन भर अपने ऑफिस में रहते थे। बुढ़ापे की वजह से हाथ कांपते, खांसी आती, इससे विशाखा नाराज़ रहती। एक दिन सुबह वंश अपनी दादी के पास था। चाय पीते पीते चाय छलक गई, वंश के पैरों पर गिर गई। वंश रोने लगा। क्यों लाए इस बुढ़िया को यहाँ, ये हमारे वंश की दुश्मन बनी हुई है। विशाखा को दादी को डांटते देख वंश चुप हो गया और दादी की गोद में चिपक गया। माँ रोए जा रही थी। आज रतनलाल की बहुत याद आ रही थी। माँ को किसी अच्छे वृद्धाश्रम में भर्ती करा देते हैं, वहाँ पर सुकून से रह लेंगी। हर हफ्ते हम देखने जाया करेंगे, विशाखा ने कहा। अथर्व के हाँ या ना कहने से पहले ही वंश ने कहा, मम्मा, मैं भी वृद्धाश्रम देखने चलूँगा। क्यों, तुम क्यों चलोगे वहाँ, विशाखा ने पूछा। मम्मा, जब तुम लोग बूढ़े हो जाओगे तब वृद्धाश्रम देखा रहूँगा तो तुम लोगों को भेजने में आसानी रहेगी, वंश ने कहा। जोर का झटका अथर्व और विशाखा को लगा। दोनों ने वंश को गोद में उठा लिया और कहा, बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला था माँ। माँ के पैरों पर गिरकर अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगने लगे। माँ, आज 5 साल के बच्चे की वजह से हमारी आँख खुल गई।